डाल के ऐसे दबा रहे हैं। किसी को उल्टी आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। आज वो नहीं होता है। मतलब मेरे इन्फेक्शन रहते अगर उसको डालोगे तो भी तो खराब हो जाएगा। तो हम लोग फिर वैसे में लगाते ही नहीं। या तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करना चालू करो और ये हैबिट्स छोड़ो तो हम लगा सकते हैं। ये ओरल हाइजीन मेंटेन करने में एक स्टेप ब्रशिंग भी होता है। कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं 2 नहीं 4 बार ब्रश करता हूँ। मैं मुंह खोलता हूँ उनका, देखता हूँ तो दांत घिस चुके हैं उनके ब्रश कर करके, लेकिन गंदगी खत्म नहीं हो रहा है। ये ब्रश ऐसा चीज़ है कि कंटिन्यूस और विग्रस मोशन में ज़्यादा ब्रश कर रहे हो आप तो दांत को भी खींच देता है। ज्यादातर लोग सुबह में ब्रश करते हैं, तो क्या सुबह में ब्रश करना सही है या रात में या दोनों टाइम? शार्प टीथ अगर है तो नॉन हीलिंग अल्सर बोले तो कैंसर का रूप बन सकता है। पान मसाला और सुपारी से होता है। ओएसएमएफ का फुल फॉर्म है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि मुंह ना खुलना। ज़्यादा मतलब स्टिफनेस हो गया है तो मेरे पास अगर लोग आते हैं, डॉक्टर साहब चम्मच से खाते हैं, तो अरे चम्मच तो चला जाता होगा, चम्मच के ऊपर का खाना तो बाहर ही गिर जाता होगा जब मुंह कम खुल रहा है तो। हाँ डॉक्टर साहब, इसीलिए तो आपके पास आने हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निरो भारतम, जहाँ पे हम मिलते हैं उन अमेजिंग डॉक्टर्स और एक्सपर्ट से जो इंडिया के हेल्थ केयर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर के वेल नोन डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौटिल्य स्वरूप और साई डेंटल क्लिनिक के फाउंडर। आज हम डेंटल हेल्थ को सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने हमारे लिए समय निकाला। तो आप आने वाले 10 सालों में डेंटिस्ट इंडस्ट्री को कहाँ देखते हैं इंडिया में? आने वाले 10 सालों में मैं डेंटल इंडस्ट्री को कहाँ देखता हूँ, ये तो बहुत ही खतरनाक सवाल है। बट टेक्नोलॉजीज बढ़ रहे हैं। जैसे कि पहले हम लोग नाप लेते थे दांत का, कभी सुनी होंगी या देखी होंगी, तो एक मिक्स करके च्युइंगम की तरह, और उसको ट्रे में डाल के ऐसे दबा रहे हैं। किसी को उल्टी आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। आज वो नहीं होता है। मतलब मेरे यहाँ नहीं होता है। आज क्या है, हमारे पास डिजिटल स्कैनर है। उसको ऐसा पकड़ा, आ करवाया, अंदर ले जाके स्कैन किया, पूरा नाप लिया गया। वो सब चीज़ों का ज़रूरत नहीं है आज। तो इसी तरह आगे चल के जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जैसे हम लोग दांतों में कैविटी बनाने के लिए ड्रिल करते हैं, तो मे भी आगे जाके वो ड्रिल मशीन का यूज़ ना करना पड़े और लेज़र्स की मदद से ही हम कैविटी बना लें, और कोई आवाज़ चैं चूं ये सब ना आएगा पेशेंट को कान में, ना वो डरेगा। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और इम्प्लांट्स अभी चल रहे हैं मिसिंग टीथ के लिए। जैसे पहले ब्रिज लगाते थे हम लोग अगल बगल के दांत का सहारा लेके, तो उसमें हमें एक डिमेरिट था कि अगल बगल के टीथ जिनका सहारा ले रहे हैं हम ब्रिज बनाने के लिए, उन पे हल्का उन्हें छोटा करना पड़ता था, क्योंकि ब्रिज के लिए जो हम उसके ऊपर कैप लगेगा उसका अपना खुद थिकनेस है कुछ, तो उतना इधर घटाएंगे नहीं तो दांत तो बड़ा हो जाएगा ना। तो इसका एडवांसमेंट अभी आया है इम्प्लांट्स की, अगल बगल का ज़रूरत ही नहीं है, बीच में ही सीधा हम एक इम्प्लांट लगाएंगे और उसके ऊपर दांत लगा देंगे। तो अब इस इम्प्लांट में भी बहुत एडवांसमेंट बाकी है जो कि आने वाले समय में दिखने को मिले। पहले के समय में दांत टेढ़ा रहता था, या आज के डेट में तो ब्रेसेस लगाते थे, पिन लगाते थे जो दिखाई देता था, उसमें एडवांसमेंट आया वाइट कलर का ब्रेसेस, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस। अभी क्या उसमें आया इनविजिबल अलाइनर्स, जैसे कि ये आप देख सकती हैं। ये लगा के ही हमारे दांत सीधे हो जाएंगे कैसे भी टेढ़े मेढ़े हैं तो ये अभी बहुत अच्छा एडवांसमेंट है, क्योंकि लोगों को ब्रेसेस नहीं लगाना पड़ेगा। ये लगाने के बाद दिखाई नहीं देगा, कुछ भी लगाया है तो टेंशन फ्री हाँ रहेगा। हाँ, पहले लोग थोड़ा सा मतलब शर्माते भी थे। हाँ, कि कि दिखेगा दिख रहा खराब लगेगा, है। खाने में भी दिक्कत होता था, क्लीनिंग करने में भी दिक्कत होता था। हाँ, अभी इससे क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे का सोल्यूशन। निकाले फिर दर्श हुई है। पहला सवाल है कि आपने डेंटिस्ट्री क्यों चुना? मतलब आपको किस टाइम लगा कि हाँ मुझे यही करना है? ये तो थोड़ा मतलब कि हंसने वाला सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने डेंटिस्ट्री नहीं चुना था। अच्छा। मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ्स था, एक्स्ट्रा में बायो था। अच्छा। और मैं इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने गया था बेंगलोर में। अच्छा, लिया भी ये था। काफी इंटरेस्टिंग ये है। लिया भी था एडमिशन। उसके बाद कुछ कारणों से मेरे को इंजीनियरिंग से हटके मेडिकल फील्ड में आना पड़ा। बहुत अच्छा हुआ आपने इंजीनियरिंग छोड़ दी। कारण भी कुछ ऐसे थे कि मेरे मतलब दादाजी जो हैं वो डेली कॉल करते थे कि बेटा पोता हो तुम्हें कि,
तुम नौकरी करने लगोगे इंजीनियर बन के तो घर तो कौन रहेगा, हम लोग कौन देखेगा, डेली रोते थे फ़ोन करके। तो मेरे को लगा कि ठीक है, चेंज कर दिया जाए। तो ऐसा क्या चीज़ होगा जिसमें नौकरी करने नहीं जाना पड़ेगा, तो मेरे को लगा फिर कि मेडिकल में घुसते हैं। एमबीबीएस में सोचा पहले, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया था केसीटी का, तो उसमें दोनों चीज़ का दे रखा था मैंने रिजल्ट। तो एमबीबीएस में मेरे को लगा कि पढ़ते 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 पता लगा पूरा ना हो जाओ, क्योंकि एमबीबीएस, एमडीएमएस, एमसीएच, ये फेलोशिप वो फेलोशिप, तो डर गया मैं उसको देख के। कुछ कजिन्स मेरे कर रहे थे तो उन्हें देख के डर गया ना। फिर मैंने देखा बीडीएस में, बीडीएस, एमडीएस, और उसके बाद छोटे मोटे फेलोशिप ये वो करना है तो करो, नहीं तो आप टॉप लेवल पे आ गए एमडीएस करके, उसके बाद इससे ऊपर डिग्री नहीं। तो मैं लगा कि जल्दी में ये कर लेते, तो इसी तरीके से बस बीडीएस में एडमिशन ले लिया। फिर धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, पढ़ने लगा। तो शुरुआत में क्या मतलब परेशानी आई होगी, क्योंकि आप इंजीनियर हो और डायरेक्ट आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो कुछ तो समस्या हुआ होगा। कुछ नहीं, यहाँ से एक तो सबसे पहले बाहर जाना पड़ा, घर से बाहर जाके पढ़ना पड़ा, तो सबसे बड़ा समस्या तो वही था। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम थे, खाने का मतलब अपना प्रॉब्लम नहीं, मतलब अपना खाना अलग है जगह कौन सी थी? साउथ इंडिया में, अच्छा। कर्नाटका। वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम, थोड़ा सा खाने में सब चीज़ अलग, वहाँ का सब चीज़ तो अलग है, और सब प्रॉब्लम आए। बाकी अलग अलग लोग मिले, मतलब इंडिया के हर कोने से लोग थे हम लोग के बैच में, तो थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा। फिर पढ़ने का तरीका वहाँ पे जैसे स्कूल में पढ़ते थे हम लोग वो अलग होता है, ये क्या एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, तो हमें बताया जाता था कि ये सब कुछ अलग होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। अभी जो स्टूडेंट है कॉलेज में जो आगे चल के डेंटिस्ट बनेंगे और वो अगर चाहते हैं कि अपना क्लिनिक खोले, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? अभी जो स्टूडेंट्स हैं डेंटल कॉलेज में, उन्हें आगे चल के अपना क्लिनिक अगर खोलना है तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पढ़ाई तो ध्यान दें ही, क्लिनिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी तो पास करेंगे, तो वो तो करना ही होगा। लेकिन उसके अलावा क्लिनिकल नॉलेज भी होना चाहिए कि क्लिनिक्स में एक हो गया किताब पढ़ना, किताब में हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे करके आरसीटी होता है, ऐसे ऐसे करके हम ब्रेसेस लगाते हैं, ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता है। लेकिन वो करने के लिए अप्लाइड किसी आदमी पे, पेशेंट पे आप करोगे, वो सीखोगे तब तो। बोल दिया, पढ़ लिया, तो पढ़ के तो ऐसे ही कोई भी आ जाएगा और बैठ के चालू नहीं कर देगा ना। तो क्लिनिकल नॉलेज मतलब पेशेंट को देखा हमने, किताब में सुना हमने, और पेशेंट पे वो चीज़ करना है, दोनों डिफरेंट चीज़ होते हैं। मतलब प्रैक्टिस तब। हाँ, प्रैक्टिस करना है, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। उसके अलावा बोलचाल, तरीका, मैनर्स, किससे कैसे बात कर, सब कुछ की। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्लिनिक चलाने के लिए। जब आप पास आउट करके निकलते हो बाहर क्लिनिक चलाने के लिए, तो आपको हो सकता है कि अपने अगल बगल 50 डेंटिस्ट और देखिए, उन्हीं के बीच जाके आपको बैठना पड़ेगा। तो क्या होता है कि आप उनसे अलग दिखोगे, या क्यों लोग उन 50 को छोड़ के आपके पास आएंगे, कारण हो सकता है ना कुछ ऐसा, तब तो आएंगे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा और बेस्ट रीज़न ये हो सकता है कि सारे को छोड़ के आपके पास आए लोग, कि आप अपडेट हो गए उस समय। बाकी लोग क्या पता अपडेट हो रहे हैं कि नहीं, लेकिन आप तो फ्रेश निकले हो ना, तो आप तो अपडेटेड निकले हो। फिर यही चीज़ अप्लाई होता है आप पे भी, कि आज से 5 साल बाद आप भी उस 50 में 51वां जुड़ गए और कोई नया आया, तो वो अगर अपडेट है, आप नहीं हो, तो यही कारण है कि इतने भी लोग 51 को छोड़ के और उसके पास जाएंगे। तो बेटर ऑप्शन कि हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, अपडेट मतलब क्या? हर किस वाइज, तरह से? अपने नॉलेज वाइज, मशीनरी वाइज, इंस्ट्रूमेंट वाइज, मेडिकेशन वाइज, सारे तरह से आपको अपडेट रहना होगा। अब आपका क्लिनिक अगर बहुत सालों से चला है, वो पुराना ओल्ड तरीके से पेंट किया हुआ, गंदा है, तो अपडेट नहीं हो रहा है ना। आज के ज़माने में अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया क्लिनिक खुल रहे हैं, पेशेंट आए तो उनको फील आना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरा दर्द दूर हो जाएगा। पेशेंट आए और उन्हें और गंदगी दिख रही है या कुछ दिख रहा है, हाइजीन नहीं है यहाँ पे, तो उनको और टेंशन हो जाएगा, जो लेके आए अपना प्रॉब्लम उसके साथ और नया प्रॉब्लम। इसी तरह पेशेंट आए
और कुछ ऐसा कि उन्हें पेनलेस ट्रीटमेंट हम दे पाएँ। जैसे लेज़र से ब्लीडलेस ट्रीटमेंट दे पाते हैं हम, और नॉर्मली सर्जरी करते हो आप तो ब्लीडिंग होती है, लेज़र से कम स्कार और ब्लीडलेस होता है, तो ये एक अपडेट है। तो ये जो कर रहे हैं उनका बेटर दिखेगा ना, जो नहीं कर रहे हैं उनका नहीं दिखेगा। तो लाइफ में एनी टाइम एनी फील्ड में आपको अपडेट होते रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई आपसे आगे जाए। तंबाकू के सेवन करने से क्या प्रभाव पड़ता है दादू? टोबैको से दांतों पे स्टेन्स आ सकते हैं, ठीक है। बाकी दांतों से ज़्यादा ओरल म्यूकोसा पे उसका इफेक्ट पड़ता है। ओरल म्यूकोसा मतलब दांत के अलावा जो मेरे मुंह के अंदर है फिर, और बहुत सारे तरह के चेंजेस आ सकते हैं, लाइक कैंसरस चेंजेस, नॉर्मल रेडनेस, वाइट पैचेस, रेड पैचेस, जलन होना, बहुत तरह की चीज़ें हैं। मेनली ये तंबाकू का जो पत्ता है, इसको जैसे कोई रखता है कहीं पे भी खाता है, तो कंटिन्यू अगर बहुत दिन से कहीं पे भी रख रहा है, तो वहाँ पे गौर करेंगे कुछ लोग जो रखते होंगे, उन्हें पता होगा कि रेडनेस या वाइट पैचेस दिखने लग जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा लगता है ज़्यादा रखने से यहाँ लग रहा है, थोड़ा निकालो और थोड़ा दूसरी जगह आपसे। मेरे पास आते हैं कुछ लोग, सोचे नहीं ना डॉक्टर साहब, हम कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर रखते हैं, टेंशन नहीं रहता है, कभी लाल इधर हुआ इधर रख लिए ठीक हो गया। तो लेकिन ये तो समझना चाहिए कि उसको रखने से अगर रेडनेस या वाइट पैचेस हो रहे हैं तो कुछ तो लफड़ा है वहाँ। तो तंबाकू से आपने से पूछा या सुपारी और गुटखा दोनों का चीज़, ये सब मिल के तगड़ा काम करते हैं। जैसे कि सुपारी, गुटखा, लाल मिर्च, ठीक है, ये सब एक ही भाई बहन है। तो लाल मिर्च मतलब डायरेक्टली खाने से खाना में डालने से ये सब डेंजरस चीज़ है। बहुत सारे जगह में अपने इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में लाल मिर्च की वजह से, यूज़ करने की वजह से, कंजम्पशन की वजह से कैंसर के परसेंटेज बढ़ रहे हैं, ओरल कैंसर के। तो ये सब एक ही टाइप से लगभग काम करते हैं। जैसे कि आपका बीटल नट या वो सुपारी जो बोलते हैं वो भी है, तो उससे या तंबाकू से या इन सब से होता क्या है, मेनली दो चार चीज़ें होती है। एक तो रेड पैच लीजन्स होते हैं, वाइट पैच लीजन्स होते हैं, जो कि अगर उनको सही तरीके से देखा नहीं गया तो आगे चल के वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। और आपको बीटल नट या वो सुपारी से क्या है कि OSMF टाइप के बीमारियां होने की चांस होती है, जो कि प्री कैंसरस लीजन कहलाते हैं। उनमें ऐसा होता है कि मुंह खोलना कम हो जाना, देखा होगा आपने, सुना होगा, मुंह कम खुल रहा है, ये खाना खाने के लिए एक ही चम्मच से किसी तरह खा रहे हैं, और खाने के समय जलन होना, पूरा पसीना पसीना हो जा रहे हैं, जलन हो रहा है मुंह में। तो ये क्या अंदर ओलन मुकोसा के में क्या ना बैंड, फाइब्रस बैंड बना देता है, ऐसा ऐसा लंबा लंबा ऊपर से नीचे। तो बैंड्स बना दिया जो कि हार्ड है, अपन मेरे से छू के उसको फील कर सकते हैं। एक एक बैंड तो बना दिया तो मुंह खुलेगा नहीं ना, सॉफ्टनेस तो ख़त्म कर दिया। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं सबसे। तो तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों के मसूलों से खून क्यों नहीं आता? जरूरी नहीं खून नहीं आता। तंबाकू इस्तेमाल करे न करे, अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो खून आए, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन होए। कोई अगर बोलता है ऐसा कि तंबाकू खा रहे हैं हम, मेरे को तो दांत बहुत बढ़िया है, खून नहीं आ रहा है, तो वो उसका एजम्पशन, वो बच रहा है बस किसी तरह। जो लोग तंबाकू खाते हैं तो उनका जो डेंटल इम्प्लांट होता है, उनका घाव देर से बढ़ता है या जल्दी बढ़ता है? तंबाकू खाने से घाव देर और धीरे बढ़ने का कोई चक्कर नहीं है। वो टोटली, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, वो सब चक्कर हैं। बाकी अगर हमें दिखता है कोई आदमी तंबाकू खा रहा है तो हम उनका डेंटल इम्प्लांट लगाते ही नहीं है, क्योंकि फिर कल होके वो मेरे पे आएगा कि डेंटल इम्प्लांट अगर फेल हो गया, तंबाकू खा रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ लीजन्स, वाइट पैच, रेड पैच, ये सब बताया तो मैंने, वो सब रहेगा ही मुंह में। तो जब मुंह में कुछ ना कुछ लीजन्स हैं और इन्फेक्शंस हैं, तो इन्फेक्शन होते हुए अगर कोई चीज़ हम वहाँ ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, आप एक किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हो और उस ऑर्गन में पहले से इन्फेक्शन है उसको, और एक बाहर से आप दूसरा अच्छा ऑर्गन वहाँ डालने जा रहे हो, तो इन्फेक्शन रहते अगर उसको डालोगे तो वो भी तो ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग फिर वैसे में लगाते ही नहीं। या तो आप अपना हाइजीन मेंटेन करना चालू करो और ये हैबिट्स छोड़ो तो हम लगा सकते हैं, नहीं तो हम अगर लगाएंगे तो इम्प्लांट फेल हो जाएगा, ब्लेम हम पे आ सकता है कि आपने अच्छे से नहीं लगाया।
जब आप ओरल हाइजीन कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? सिर्फ ब्रश ब्रश करना या फिर कुछ? ओवरऑल हाइजीन मीन्स कि देखिए, ओरल हाइजीन मेंटेन करने में एक स्टेप ब्रशिंग भी होता है, लेकिन पूरा स्टेप वही नहीं होता। मिथ क्या है? ब्रशिंग किया आपने, हम्म, सुबह शाम किया 2 टाइम, बहुत अच्छी बात है। हम्म, ब्रशिंग टेक्निक आपकी सही है कि नहीं, वो मेन बात है। क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैं 2 नहीं 4 बार ब्रश करता हूँ, मैं मुंह खोलता हूँ उनका, देखता हूँ तो दांत घिस चुके हैं उनके ब्रश कर के, लेकिन गंदगी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ब्रश आप सही से कर नहीं रहे हो, आपको जैसे मन कर रहा है एक तरफ ज़्यादा कर ले रहे हो, यहाँ लग रहा है मन कर रहा है तो इधर कम कर रहे हो, तो इधर घिस गया दांत, अच्छा, इधर ठीक है। गंदगी पे आपने ध्यान कहाँ दिया? आपका मसूड़ा है, दांत है, दांत पे मसूड़ा है, तो एक पतला सा लेयर जैसा है दांत के ऊपर मसूड़ा, तो उसका कौन ध्यान देगा? सिर्फ दांत साफ करना नहीं है ना, उसका कौन ध्यान देगा? उसमें नेल बेड की तरह 1 mm का जगह होता है, अच्छा, उसमें भी तो आपका ब्रश पहुंचना चाहिए। वहाँ नेल बेड की तरह जो जगह होता है 1 mm का, जिंजाइवल सल्कस बोलते हैं उसको, मार्जिन बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे क्या है कि अगर क्लीन अप नहीं किया, आपकी ब्रश आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपकी ब्रश नहीं गई तो वही कैल्सिफाई होके हार्ड होके कैलकुलस बनता है, बैक्टीरिया का कॉलोनी बनता है। ओरल हेल्थ, अगर दांतों के ओरल हेल्थ के बारे में आप बात कर रहे हो तो किस में बात कर रहे हैं? दांतों का, देखिए दांतों का ओरल हेल्थ नहीं होता, टीथ का अलग हेल्थ हो गया। ओरल हेल्थ मतलब पूरा ओरल कैविटी आ गया, तो उसी अकॉर्डिंगली हम कहेंगे कि टीथ अलग एंटिटी है, ओरल कैविटी अलग है। टीथ में अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अगर ब्रशिंग आप अच्छे से कर रहे हो तो टीथ पे खाना नहीं फंस रहा है, तो टीथ पे डीके नहीं हो रहा है, सड़न नहीं हो रहा है। अगर ब्रशिंग आप टीथ और गम्स के पास नहीं कर रहे हो तो गम्स पे इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, तो गम्स रिसाइड नहीं करेंगे, बोन रिसाइड नहीं करेगा, पायरिया जैसे प्रॉब्लम ये सब नहीं होंगे। और अगर ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं हम, तो ओरल कैविटी जो है उसमें क्या है, छाले आना, कोई मेडिकेशन आपको चल रहा है उसकी वजह से छाले आ सकते हैं, या फिर किसी चीज़ की कमी हो रही है आपको तो छाले आना, या कहीं सूजन हो जाना। उसमें क्या है, सलाइवा बनाने वाले बहुत सारे हजारों डक्ट हैं अंदर, जो कि पिचकारी की तरह सलाइवा बना बना के निकालते हैं। कोई भी एक बोलते खाते गलती से दब गया, उसका मुंह दब गया, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट, तो निकालना बंद हो गया। आप सलाइवा तो अंदर बन रहा है, निकल रहा नहीं है, तो ऑटोमेटिक है ना फूल जाए। तो ये होना, ये ओरल म्यूकोसा में हो सकता है। बाकी आपको बहुत सारे लीजन्स है, जैसे कि तंबाकू खाने से, बिटलनट खाने से, और ये सबसे जो होते हैं वो सब भी ओरल लीजन है और ओरल कैविटी में हो सकते हैं। दांत में अकेला सड़न होता है, दांत टूटता है, ये हो सकता है। तो इस तरह से आपने सारा चीज़ का एक पैकअप, ओरल जो हो गया वो सारा चीज़ का एक पैक हो गया, दांत, मसूड़े, ओरल कैविटी, म्यूकोसा, सारे का मिला के। और आप ब्रशिंग की टेक्निक के बारे में बता रहे थे। हाँ, ब्रशिंग टेक्निक क्या है कि एक तो 2 बार ब्रश करना चाहिए, जिसमें से मॉर्निंग वाला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रात वाला। रात वाला ब्रशिंग इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रात को सो जाते हैं हम लोग, तो सोने के समय में बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि सलाइवा सेक्रेशन हमारा घट जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी का सेक्रेशन सब जो है सब रेस्ट मोड में चला जाता है, तो सलाइवा सेक्रेशन घट गया, ड्राई माउथ रहता है बोलते हैं, तो ड्राइनेस में बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाता है। सलाइवा एक तरह से एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी हमारे मुंह में करता है। अब बैक्टीरियल एक्टिविटी अगर रात को बढ़ गया है और आप ब्रश नहीं किए हो, कुछ खा के ऐसे ही सो गए हो, तो वो बैक्टीरिया को ज़्यादा अट्रैक्ट करके जो प्रॉब्लम थोड़ा होना था वो ज़्यादा होने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए रात को ब्रशिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा कि ब्रशिंग करने में ब्रशिंग टेक्निक्स होते हैं, कि जैसे कि मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि नेल बेड जैसा 1 mm का जगह होता है दांत और जिंजावा के बीच में, तो अक्सर वो लोगों से मिस हो जाता है जगह। जैसे ये हमारे दांत हैं, तो यहाँ पे क्या है, हमारा 1 mm का जगह होता है, फ्री जिंजावा होता है, ठीक है, उसमें खाना फंस सकता है। अब लोग क्या बोल रहे हैं कि हम तो ब्रश कर रहे हैं भैया, पूरा घिस रहे हैं इसको, आप पूरा घिस रहे हो इसको, लेकिन आपने सल्कस को तो नहीं देखा ना, यहाँ पे मार्जिन को तो नहीं देखा आपने, तो खाना यहाँ तो फंसा रह गया। और वो खाना फंस के कुछ दिनों में, 21 दिन में ऐसा क्या है, बैक्टीरिया जो है उसको
कैल्सिफाई करके हार्ड टीथ की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। वो आप देखोगे बहुत लोगों का दांत में ऐसे येलो या वाइट कलर का पैच जैसा लगा रहेगा। अब वो कितना भी घिस लो आप, ब्रश से नहीं जाएगा। वो हमारे पास आना होगा अल्ट्रासोनिक मशीन से या रेब्रेजर मशीन से, हम लोग उसको साफ करेंगे तो जाएगा। साफ करने के बाद फिर से आपको बताएंगे मेंटेन करने का तरीका। मेंटेन आप करोगे सही से तो सब कुछ नॉर्मल पे आएगा। तो ये हो गया ब्रशिंग टेक्निक का, कि ब्रशिंग टेक्निक ऐसा होना चाहिए कि हमारे जिंजावा का जो मार्जिन है ये वाला इसमें भी जाए। ठीक है, सिर्फ दांत को नहीं घिसना है। दूसरा, हमें अपना ब्रश को देखना है, सेलेक्ट करना है कि कौन से कंपनी का खरीद रहे हैं, ये वो नहीं। हर कंपनी में 4 तरह के ब्रश होते हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, अल्ट्रा सॉफ्ट। आपके दांतों पे कैसे आप ब्रश कर रहे हो, विगरसली कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, बहुत देर तक कर रहे हो, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना है। जैसे आप 2 टाइम कर रहे हो और बहुत देर देर तक और दबा दबा के करना चाह रहे हो, तो आपको अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना होगा। अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करते हो आप अगर, तो आप क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा भी अगर आपसे ब्रशिंग हो जा रही है तो कम से कम दांत नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि ब्रश ऐसा चीज़ है कि कंटिन्यूस और विगरस मोशन में ज़्यादा ब्रश कर रहे हो आप तो दांत को भी खींच देता है। ठीक है, तो ये ब्रशिंग टेक्निक, ब्रश सिलेक्शन हो गया। और बताइए, मतलब नॉर्मल पीपल किस तरह के ब्रशेस को यूज़ करें, मतलब जैसे हम लोग ये नहीं है, ठीक है, तो हमें किस तरह के अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ कीजिए। अल्ट्रा हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे आप, ज़्यादा टाइम अगर कर लिए तो खींचेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसमें। कम से कम अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट यूज़ कर रहे हैं आप, तो गलती से अगर ज़्यादा देर भी कर लिया, ऐसे तो आप लोग ज़्यादा देर करते नहीं हैं, क्योंकि आजकल के लोग जो है वो चलो निकलो। ठीक है, तो फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे सॉफ्ट या अल्ट्रा सॉफ्ट, हार्ड नहीं करना चाहिए। जैसे अभी आप बोले कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए, ठीक है, तो कभी कभी 2 टाइम ब्रश करने के बाद ऐसे माउथ एकदम अजीब सा फील होता है, जैसे कुछ जैसे जैसे कोई किस तरीके का पोरिएट इस्तेमाल करते हैं तो उसका ऐसा लगता है कि कुछ केमिकल टाइप माउथ में है, ऐसा कुछ फील होता है। तो मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ घिस सा गया है, ऐसा फील होता है। तो मतलब क्या देखिए, हो? अगर आप पूरा अच्छा से ब्रशिंग करने के बाद कुल्ला कर रहे हो वाटर से, तो फिर वैसा फील तो आएगा नहीं, क्योंकि सब फ्लश आउट हो गया। लेकिन फिर भी फील आता है, मतलब कि आपके पेस्ट में एब्रेसिव है। ठीक है, एब्रेसिव जो है वो क्या दांत को घिस रहा है, मे बी। अब आप क्या यूज़ कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप अपना पेस्ट का कंपोजिशन देखो। कैविटी के बारे में बताइए। कैविटी जो होता है वो सिर्फ चॉकलेट खाने से होता है, या फिर ग्लूकोज बिस्किट और बाकी स्टिकी फूड ज़्यादा डेंजरस है कंपेयर टू चॉकलेट? चॉकलेट भी एक स्टिकी फूड है, और कैविटी होने का मेन रीज़न है अगर आप पूछो तो ज़्यादा ज़्यादा मतलब चांसेस कैरामेल और स्टिकी फूड ही हैं। ठीक है, बट अब आप कहोगे, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो चॉकलेट खाया ही नहीं कभी, ये क्या होता है, लेकिन दांत मेरे कैसे सड़ गए। तो ये वही बात हो गई कि मैं तो कभी सिगरेट पिया ही नहीं, लेकिन कैंसर कैसे हो गया। बहुत लोग को सुने होंगे। तो मुद्दा ये आता है कि स्टिकी फूड, कैरामेल, ये सब तो दांत पे चिपक रहे हैं, तो आपको बैक्टीरिया, दांत पे अगर खाना कुछ भी फंस रहा है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी आएगा, बैक्टीरिया आएंगे। बैक्टीरिया क्या करते हैं कि दांत का जो मिनरलाइज्ड एरिया है, एनामेल है, उसको डीमिनरलाइज करना चालू करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और ब्रेक डाउन करते गए जिसको हम लोग कैविटी सडन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ये है। अब आपने जो सवाल किया स्टिकी फूड या चॉकलेट या बिस्किट या ग्लूकोज क्या है, तो अब आप देखो कि मैंने कहा कि कुछ भी दांत पे अगर खाना फंस रहा है, चिपक रहा है और रह रहा है लंबे समय तक, तो कैविटी होना है, बैक्टीरियल एक्टिविटी होना है। अब आपका स्टिकी फूड है अगर, तो ज़्यादा चिपक रहा है तो ज़्यादा होना है। अगर आपका बिस्किट है, कम ही देर चिपक रहा है, स्टिकी नहीं है, तो कम उस पर इफेक्ट होना है, लेकिन होना तो है। अगर चिपक रहा है, ये डिपेंड, मतलब हम लोग इस पे नहीं बैठे हैं कि स्टिकी है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। खाना फंस रहा है, वहां रह रहा है कुछ समय के लिए, बैक्टीरियल एक्टिविटी चालू होगा, डीमिनरलाइजेशन करेगा, कैविटी हो। चाहे अब कोई है कि नॉर्मल रोटी सब्जी खा रहा है, लेकिन उसके दांत में कहीं गैप है बना हुआ है या कुछ है और खाना रेगुलर फंस रहा है, तो बंदा अगर मेरे पास आके तुरंत नहीं दिखाता, अगर तुरंत दिखाता है तो जरूर हम लोग बिना लॉस हुए कुछ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अगर आराम से खाना ही तो फंस रहा है, टूथपिक है निकाल लेते हैं, बाद में चलेंगे,
तो बाद उसका कब आएगा, जब उस ऐसे पकड़ के आएगा कि अरे अब तो दर्द हो रहा है। तो दर्द क्यों हुआ कि कैविटी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो पल्प तक, नस तक चला गया। अब उसका फिलिंग या रिपेयर नहीं, अब आरसीटी होगा। खर्चा ज़्यादा, समय ज़्यादा, टेंशन ज़्यादा, तो ये इग्नोरेंस की वजह से। ऐसे आजकल बड़े शहरों में देखते हैं कि जैसे लोग सुबह उठते हैं, सीधे पानी, हल्का सा गर्म पानी, क्योंकि लूकवार्म वाटर लिए पिए बिना ब्रश किए हुए। तो कहते थे गुड बैक्टीरिया है माउथ में, सुबह सुबह गुड बैक्टीरिया आता है, अब पी लेंगे तो पेट करना चाहिए। तो ये क्या है, कैसा है ये? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि अगर गुड बैक्टीरिया माउथ में है तो माउथ का गुड बैक्टीरिया होगा ना। अगर गट्स में गुड बैक्टीरिया है तो गट्स का होगा। गट्स से हम निकाल के उसको माउथ में डाल लें कि माउथ में आ गया, या माउथ का बैक्टीरिया निकाल के अगर हम गट्स में डाल लें तो क्या फ़ायदा। तो जो जहाँ का बैक्टीरिया है वो वहीं रहना चाहिए। तो पानी पी के उसको अंदर बाहर क्यों करना। उसके लिए अलग चीज़ आते हैं, जैसे माउथ के लिए बहुत सारे ओरल कैप्सूल्स आते हैं जो कि गुड बैक्टीरिया का पीएच लेवल मेंटेन करके उन्हें ज़िंदा रखने में अच्छा इन्वायरमेंट दें, ये सब होए। लेकिन अब माउथ का बैक्टीरिया को आप पानी पी के पेट में भेज रहे हो, दिन में नहीं है। अच्छा, जैसे आजकल मतलब ज़्यादातर लोग सुबह में ब्रश करते हैं, तो क्या सुबह में ब्रश करना सही है या रात में या दोनों टाइम? दोनों ने। रात में तो मैंने बताया आपको कि ब्रश करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम रात को सो जाते हैं तो हमारे बॉडी के सारे सेक्रेशन कम हो जाते हैं, तो बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगा। सुबह ब्रश करना इसलिए ज़रूरी है कि सारे सेक्रेशन बंद हो गए थे, बैक्टीरियल एक्टिविटी जो बढ़ा था, तो वहाँ पे जो वापस से बैक्टीरियल एक्टिविटी में डीमिनरलाइजेशन ये सब हो रहा था, तो उन सबको वापस नॉर्मल करके फिर से एक फ्रेश मॉर्निंग हमारा रहेगा। अगर हम 2 टाइम ब्रश करते हैं तो दांतों से जो ऊपरी सतह होती है वो खराब नहीं होगी? अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज़ करेंगे। ब्रशिंग टाइम 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टेक्निक प्रॉपर होना चाहिए, जिसको हम लोग मॉडिफाइड बास टेक्निक बोलते हैं। ठीक, ये सब प्रॉपर अगर हर कुछ आप लेके चल रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे ब्रश करते हैं तो सिर्फ आगे के दांत और साइड वाले दांत करते हैं, क्या इसे अंदर से कर सकते हैं? अगर आगे की कर रहे हैं और साइड की कर रहे हैं तो अंदर कौन करेगा, अंदर भी करना। नहीं मतलब ये ज़रूर, क्योंकि कभी-कभी कहीं-कहीं मैं देखती हूँ कुछ किसी जगह आर्टिकल में कि इधर नहीं, अंदर से करने से हो सकता है ब्लीडिंग आए या कुछ। बाहर से हमने ऐसा किया, हुँ, ऐसा किया, हुँ। अंदर से भी हमें सेम 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 करना, क्योंकि दांत यहाँ नहीं है, यहाँ भी है। क्या पीले दांत हमेशा अनहेल्दी दांत का साइन होता है या कुछ अलग? पीले दांत पे आपका क्या सेंस है, मतलब दांत का कलर ही किसी का पीला हो तो नेचुरल है, कोई बात ही नहीं है। मतलब दांत के अपने भी कलर होते हैं। हाँ, हमारे पास जैसे हम लोग अगर किसी का कैप लगा रहे हैं, किसी का टूथ कलर फिलिंग कर रहे हैं, तो हम लोग शेड मैच करते हैं। उस शेड में 20 तरह के वाइट में शेड हैं। ठीक है, A1 A2 B1 B2 T1 D2 D3 सब तरह के शेड हैं। बहुत बंदे आते हैं ऐसे कि दांत सफाई कराना है। सफाई कराने से डॉक्टर साहब मेरे पीले हैं, उजले तो हो जाएंगे। तो हमारा जवाब होता है कि सफाई करने से जो दांत के ऊपर में आपकी गंदगी है वो हट जाएंगे। अगर कुछ ऐसे गंदगी है जिनकी वजह से आपका दांत पीला या काला दिख रहा था तो ज़रूर वो हट जाएगा, लेकिन आपका जो एक्चुअल कलर था वो कलर वैसा ही रहेगा। दांतों का कलर जो है, शरीर का कलर, फेस का कलर, कॉम्प्लेक्शन सब मैच होके होता है। आप बहुत बार गौर करोगे कि कोई एकदम डार्क पर्सन है तो मे बी उसका दांत बहुत ब्राइट है, एक्चुअली में ब्राइट नहीं है। जब वो हमारे शेड से आप मैच करोगे तो वो भी डार्क होगा, लेकिन ब्लैक है अगर आदमी, डार्क है आदमी, तो उस पर लगता है वो वाइट। और वही अगर तीत जो है फेयर है कोई, उसमें में भी कभी कभी लगता है कि नहीं पीले हैं दांत, एक्चुअली में वो पीले नहीं है। तो हम लोग क्लीन कर सकते हैं, क्लीन करने से ऊपर का लेयर हटेगा, लेकिन एक्चुअल कलर जो दांत का है वो वही रहेगा। अगर किसी बंदे का थोड़ा डार्क पेल है तीत का कलर, तो वो डार्क पेल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा है कि हमारे पे उस पर स्टेन, कैलकुलस, बैक्टीरियल एक्टिविटी तो नहीं है। अगर नहीं है तो हेल्दी है। फिर हमेशा माना जाता है कि व्हाइट टीथ जो है वो हेल्दी टीथ है, सो मुझे लगता है कि ये भ्रम है लोगों के बीच में। विजडम टूथ को निकालना जरूरी है? देखिए, विजडम टूथ की कहानी ऐसी है कि जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, बंदर से हम इंसान बन गए, तो उसी तरह इंसान में भी कुछ ना कुछ आगे तो इवोल्यूशन हो रहा है ना। हमारे जो विजडम टीथ हैं, पहले हमारे ईटिंग हैबिट्स कुछ अलग थे, तो उनके वजह से उनका ज़रूरत ज़्यादा था। आज के समय में हमारे ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, तो आज हमारे को उन टीथ की ज़रूरत नहीं है। तो ये इवोल्यूशन समझ रहा है।
तो वो चाह रहा है कि जब इनकी ज़रूरत नहीं है, वेस्टिबुलर ऑर्गन बन रहा है, तो क्यों ना इनको हटाया जाए। तो आज के बच्चे जो होंगे या हो रहे हैं, उनके ये विज़डम टीथ नहीं आ रहे हैं बहुत लोगों के, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे आपके जैसे लोग हैं जो बीच में लटके पड़े हैं पुराने और नए वाले में, इनके क्या आ रहे हैं, लेकिन इवोल्यूशन के तौर पे शरीर चाह रहा है कि वो ना आए, तो जॉ बोन छोटा हो रहा है हमारा कि उसको एकोमोडेट नहीं करेंगे। तो जो आ रहे हैं हमारे आपके जनरेशन में, बीच वाले लोग लटके जीवन में, उनका दांत भी लटका आ रहा है, थोड़ा इधर से निकल जा रहा है, थोड़ा उधर से, थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा सोया हुआ, थोड़ा जागा हुआ। क्यों? क्योंकि ये अलाउ नहीं कर रहा, उनको स्पेस नहीं दे रहा। तो स्पेस नहीं दे रहा तो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। उसकी वजह से लोगों को हर 6 महीने में पेन होना, ये होना, वो होना हो रहा है। तो अगर किसी का विज़डम टीथ ऐसा हो रहा है, तो उसको हम लोग, जो कि हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, जैसे विज़डम टीथ अगर स्ट्रेट है सारे दाँतों के साथ, ऊपर का भी उसमें आ रहा है, तो हम रख सकते हैं। अगर टेढ़े-मेढ़े हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, गाल कट रहा है, दर्द हो रहा है, तो हम उसे एक्सट्रैक्ट कर देना। क्या शार्प विजन टूथ जो होता है वो नॉन हीलिंग कैंसर का कारण बन सकता नॉन हीलिंग अल्सर कैंसर। है? हाँ सॉरी, अल्सर कैंसर और ये साइड नहीं कवर, तो मतलब शार्प टीथ अगर है तो वो नॉन हीलिंग अल्सर बोले तो कैंसर का रूप बन सकता है। लेकिन ये तब होता है जब एक नॉन हीलिंग अल्सर बनने के लिए बहुत लॉन्ग टर्म चाहिए, मतलब कि 2 साल 4 साल तक वो नॉन हीलिंग रहे, तब जाके वो वैसे में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि हमारे मुंह का हीलिंग कैपेसिटी बाकी शरीर के पार्ट से बहुत ज़्यादा हाई है। तो अल्सर जो है अगर शार्प टीथ की वजह से हो रहा है तो भी वो हील हो जाता है जल्दी। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वो शार्प शार्प एज को क्लोजर ग्राइंडिंग करके थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते। एक नेचुरल स्माइल और सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन की गई अट्रैक्टिव स्माइल में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल स्माइल परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ खामी तो नेचुरल चीज़ में होगी। और आप जैसे बोले सेलिब्रिटीज़ के लिए डिज़ाइन किया हुआ स्माइल परफेक्ट होगा, उसमें अगर खामी रहा तो फिर उसको हम लोगों ने डिज़ाइन क्या किया। ठीक। मतलब कि कैसे उन उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं, मतलब किस तरीके से जैकि उनके दांतों में फिट होकर के काफी अच्छे दिखते हैं? गोल्डन प्रपोर्शन जानते हैं, एक रेशियो होता है कि कौन सा कितना रहना चाहिए किस चीज़ का। जैसे ऋतिक रोशन कोई आप ले लो या कुछ, तो उनमें क्या हर चीज़ का रेशियो बनाया गया है। ठीक है, तो उसी तरह वही रेशियो हम लोग टीथ में भी देखते हैं। ठीक है, जैसे सामने के दांत हैं हमारे, तो पहले तो हम लोग जैसे स्कैन करके टीथ लेते हैं, ठीक, कि हमारे पास हो, उस पर डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें क्या हम लोग देखेंगे कि गोल्डन रेशियो होते हैं, मैथमेटिकल ये रेशियो है। इससे देखा जाता है कि सेंट्रल इंसाइजर, आप गौर करेंगे, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, कि थोड़ा चौड़ा होता है अपना, या किसी का भी देखेंगे जो आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, आप अपना सामने वाला जो भी बैठा है उनका देखिए, ये चौड़ा होगा सेंट्रल इंसाइजर। लेटरल इंसाइजर थोड़ा पतला है, कैनाइन थोड़ा कोनिकल है। उसके बाद सेंट्रल इंसाइजर का हाइट जो है वो लेटरल इंसाइजर का हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा है और कैनाइन के बराबर है। अगर देखेंगे गौर से तो कैनाइन और सेंट्रल इंसाइजर बराबर है, लेटरल थोड़ा छोटा है। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब ये भी ऐसा है, सब एक सीधा कर दो घिस पीट के, खराब हो जाएगा सारा रेशियो, ये ऐसा ही रहता है। तो हम लोग जो स्माइल डिज़ाइन करते हैं सेलिब्रिटीज़ का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये रेशियो के अकॉर्डिंग, गोल्डन रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोग सब चीज़ मैच करके एक मॉकअप बनाते हैं, पहले कंप्यूटर पे ऐसे बनाते हैं कि क्या कैसे कितना रहना चाहिए। किसी का थोड़ा सा दांत घुमा हुआ है, किसी का सेंट्रल लैटरल बराबर है। तो सारे चीज़ों को हम लोग देख के समझ के उसके बाद एक निचोड़ निकालते हैं ट्रीटमेंट प्लान, कि अब इसमें क्या क्या सुधार करेंगे जिससे एक परफेक्ट स्माइल बनेगा, कोई कमी ना रहे। ठीक है, वो करने के बाद हम लोग उसमें एग्जीक्यूट करते हैं कि उसमें वीनियर्स लगाएंगे, ऑलमोस्ट वीनियर्स ही लगते हैं, वीनियर्स लगाएंगे, ब्रिज लगाएंगे, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट देंगे, क्या करेंगे अकॉर्डिंगली हम लोग फिर उसको परफेक्ट स्माइल में कन्वर्ट करते ओरल कैंसर के अर्ली वार्निंग साइन क्या होते हैं? जैसे गाल के अंदर वाइट पैचेस क्या होते हैं, और पान मसाला सुपारी इसके सबसे बड़े ट्रिगर किंग है? हैं। सुपारी सबसे बड़ा ट्रिगर है, और इसके अर्ली सिम्टम्स ये हैं कि बर्निंग सेंसेशन, और जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बोली थी, नॉन हीलिंग अल्सर। अगर बहुत सालों से कोई ऐसा अल्सर हो रहा है जो कि हील नहीं हो रहा है, या फिर खाने में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है मेरे को,
या फिर मुंह खुलना कम हो गया है, अच्छा। या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा रेडनेस है या वाइट पैचेस है, तो ये सब एक तरह से आगे चल के लीड करते हैं। पान मसाला सुपारी ये क्या करते हैं ना कि फाइब्रस चेंजेस कर देते हैं ओरल म्यूकोसा में, फाइब्रस चेंजेस करते हैं और फाइब्रस बैंड बनाते हैं, थिक बैंड। फाइब्रस एक हो गया स्मूथ, सॉफ्ट, और एक हो गया फाइब्रस थोड़ा थिक, मोटा, हार्ड सा फाइबर्स। अच्छा। ठीक है, तो वो फाइबर्स जो जस्टा देखिए, मैं अपने टर्म में बोलूँगा तो जैसे OSMF जो सबसे बड़ा कॉज है ये पान मसाला और सुपारी से होता है। OSMF का फुल फॉर्म है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जो कि मुंह ना खुलना। ठीक, तो इसका अगर हम लोग अपने किताबी भाषा में बोले डेफिनेशन है जस्टा एपिथेलियल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। ठीक है, जो कि फाइब्रस चेंजेस कराते हैं। तो क्या है कि शॉर्ट में अपना भाषा छोड़ के अब आपको समझाने के लिए कि एक ओरल म्यूकोसा का जो म्यूकोसा तो इतनी देर में आप समझ गए अंदर का कैविटी, तो उसका जो एक ऊपर का स्किन है उसको ये लोग चेंजेस करते हैं और चेंज करके फाइब्रस हार्ड बैंड बना देते हैं, बैंड की तरह मोटा मोटा, जो कि स्टिफनेस हो। तो उस स्टिफनेस की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी गई, मुंह खुलना बंद हुआ। और उन बीमारियों के साथ में एक दो बीमारी फ्री में मिलते हैं, जैसे वाइट पैचेस, कैंडिडियासिस, ये सब फ्री में मिलते हैं कि वो हटेंगे तो ये भी हटेंगे। तो सेकेंडरी बीमारी उनके साथ फ्री में आते हैं। ठीक है, तो पान गुट्टा से असली यही सब चीज़ें हैं। तो फिर खाने में भी स्टिफ हो जाता हूँ तो फिर खा ही नहीं पाता बहुत इंसान, जो ज़्यादा मतलब स्टिफनेस हो गया है। तो मेरे पास अगर लोग आते हैं डॉक्टर साहब चम्मच से खाते हैं, तो अरे चम्मच तो चला जाता होगा, चम्मच के ऊपर का खाना तो बाहर ही गिर जाता होगा जब मुंह कम खुल रहा है तो। हाँ डॉक्टर साहब, इसीलिए तो आपके पास आने हैं। तो क्या है और लिक्विड डाइट पे फिर रहते हैं। अब मैं तो ट्रीटमेंट करा है, तो ट्रीटमेंट में बहुत तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। अगर ज़्यादा मतलब कि लॉस नहीं हुआ है, मेडिकेशन से होता है, फिजियोथेरेपी, हीट थेरेपी देते हैं। उसके अलावा सर्जिकल प्रोसेस भी है, लेज़र से भी होता है। उस बैंड्स को कट करके हम लोग नया बैंड फॉर्म करवाते हैं जो कि सॉफ्ट और नॉर्मल हो। जैसे पुराने ज़माने में हम लोग नीम के दातुन से ब्रश करते थे और अभी के टाइम में ब्रश हो गया और कॉलगेट हो गया, तो क्या दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा है? इस बात पे मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि पुराने ज़माने में हम लोग कुछ और खाते थे। अच्छा। सब्जी, हाँ। रोटी, हाँ। बढ़िया सब कुछ। और वो भी सब्जी भी क्या, आज का जो ऑर्गेनिक कहलाता है वो उस समय मिलता था पेस्टिसाइड फ्री। तो यहाँ पे भी अपग्रेड होना पड़ेगा। अब क्या है, ब्रशेस जो हैं वो आपके अकॉर्डिंगली, ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंगली, आज का फूड के अकॉर्डिंगली बन के आ रहा है कि वो अंदर अंदर तक जाए, लेकिन तत्वन तो वही पुराना है। हैबिट तो चेंज हो गया हमारा, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो पुराना ही चीज़ नया हैबिट को अडेप्ट करके उस पर पूरी तरह से काम करे। हाँ, ये मैं बोलूँगा कि नीम का दतवन या कुछ भी ऐसा दतवन यूज़ करते हैं तो उसका जो चिबाने के बाद करते हैं तो जूस जो उसका निकलता है वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट या कुछ हीलिंग प्रॉपर्टी दे सकता है। क्या उससे हमारे जो मसूड़े होते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा? जैसे कि हम नीम का दातुन यूज़ करते हैं, उससे क्या हमारे मसूड़े डैमेज नहीं होगा? नहीं, अब मसूड़े पे तो आप घिसोगे नहीं, या कुछ घिसोगे तो दर्द करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उससे प्रॉब्लम होगा। बट मेरे हिसाब से आप लोग को ब्रश यूज़ करना चाहिए। कभी कभार मन किया तो नीम के दतवन सब यूज़ कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया कि फूड हैबिट हमारा चेंज हो गया है, तो बेहतर है कि उस डिज़ाइन के ब्रशेस यूज़ करो जो आज के टाइम में फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग ये सब बनाए जा रहे हैं। अभी जो रीनीट की वजह से स्टूडेंट पर मेंटल प्रेशर पड़ रहा है, उसके बारे में आप क्या बात करें? री नीट की वजह से प्रेशर तो पड़ रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऐसा क्या है, एग्ज़ाम दिए थे फिर दे देंगे, लेकिन बात ऐसी नहीं है। एक फ्लो में बच्चा नीट का एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ रहा था, ये सोच के कि कल परसों एक सप्ताह बाद मैं जाऊंगा, एग्ज़ाम दूंगा और चैप्टर क्लोज के बाद नानी घर जाना है, दादी घर जाना है, वहाँ घूमने जाना है, ये खाना है, वो करना है, फ्री। अभी क्या हुआ है, एग्ज़ाम दे के निकला फ्री, तो सबसे पहला दिक्कत क्या कि मोमेंटम लॉस हो गया। दूसरा दिक्कत कि जो जहाँ जा रहे थे सोच के रखे थे वो सारे पे पानी फिर गया। तीसरा दिक्कत कि उतने एग्ज़ाम देने के दौर में कितने रातें नहीं सोई होगी इन्होंने, ये फिर से कंटिन्यू आ गया। चौथा दिक्कत
कि अब क्वेश्चन कैसा आएगा, कहीं टफ तो नहीं आ जाए, कहीं मैंने जो पढ़ा था वो भूल तो नहीं गया, अब कैसे फिर से पढ़ूंगा। पांचवा दिक्कत फाइनेंशियल स्ट्रेस, फिर से जाके एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम के लिए ये करो। बहुत लोग नोट्स फेंक दिए, बहुत लोग किताब फेंक दिए कि अब तो हो गया, अच्छा गया मेरा, अब तो निकलना ही है, एडमिशन लेना ही है। और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी तो होती है। और सबसे बड़ा दिक्कत कि फिर से इनको डर है अब कि कहीं एग्ज़ाम दे के आए और फिर प्लान किए कि अब तो जाएंगे घूमने नानी घर, ये करेंगे, मूवी देखेंगे, मस्ती करेंगे, और फिर कैंसिल हो गया, तब क्या करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नींद देने के लिए बच्चे कितने घंटे पढ़ते हैं? तो बच्चे ही बता पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है सोच के सुन के कि 12-14 घंटा तो जरूरी होगा। दिन के 12 दिन के बहुत अच्छे। बाकी पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 घंटा में ही 12-14 घंटा का कवर अप कर लेता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 14-12 घंटा ले लेते हैं कवर अप करने में। अगर हम सारी चीज़ों को समाप्त करने के बाद आपसे एक आखिरी सवाल पूछे कि कोई भी सामान्य इंसान, कोई भी जनरल पर्सन अपने दांतों की देखभाल करना चाहता है अच्छे से, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत अच्छे रहें, एस्थेटिकली प्लीजेंट नहीं, हेल्दी रहे, तो हेल्दी रखने के लिए आपको उनको टाइम देना हो। ब्रश कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग हैं, अगर तो आपका ऑफिस टाइम हो रहा है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये इसको इम्पोर्टेंस नहीं देने से दिक्कत है, तो इसको भी इम्पोर्टेंस देना होगा कि अगर मेरा 2 मिनट ही ब्रश करना है, मेरे को ज़्यादा नहीं, लेकिन वो 2 मिनट का ब्रशिंग मैं अच्छे से करूं, ताकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था वो सारे चीज़ कवर अप हुए, गम्स, टीथ, दोनों के जंक्शन सब क्लीन हुए। टंग क्लीनर यूज़ करें। उसके बाद नाइट टाइम में भी ये रूल फॉलो करें, उसका भी रीज़न मैंने बताया। उसके बाद बस इतना ही नहीं, कभी कहीं ऐसा कुछ भी छोटा प्रॉब्लम लग रहा है, खाना फंसना या कुछ, तो इमीडिएट अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास विज़िट करें, क्योंकि वो छोटा प्रॉब्लम इंडिकेशन होता है, और वो कब बड़ा बन जाए और फिर ऐसे पकड़ के जाओ आप, फिर दिक्कत है। तो इन सारे चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं, और मैं कहता हूँ कि आप 6 महीने पे एक बार कंसल्टेशन डॉक्टर से, डेंटिस्ट से कर ही लो। एक कंसल्टेशन का क्या ही चार्ज ले लेंगे डॉक्टर। कुछ काम होगा तो अच्छी बात है कि बड़ा होता वो उससे पहले ही पकड़ा गया, तो छोटा काम होगा चार्जेस भी छोटे ही होंगे, पता भी चल जाएगा, आप तकलीफ झेल के वहाँ नहीं पहुँचोगे, पहले ही हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ अगर ध्यान रखते हैं हम लोग, तो शायद हमारे जैसे लोगों के पास विजिट ना करना पड़े और ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े। अगर कोई पेशेंट आपसे कंसल्ट करना चाहता है तो आप वो कहाँ से कंसल्ट करेंगे? मेरे से कंसल्ट करने के लिए मैंने बहुत सारे ऑप्शन बना रखे हैं। एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता था कि डॉक्टर के पास कंसल्ट करना या उनसे मिलना बड़ा लफड़े का काम है, कि मैं जब छोटा था देखता था मैं कि सुबह गया डॉक्टर के पास दिखाने, तो सुबह से शाम तक लाइन लगाया, नंबर लगाया, शाम में शायद नंबर आएगा। तो ये इन चीज़ों को देख के मैंने क्या है कि ऐसा यहाँ पे प्लान किया है कि लोगों को ऐसा ही सोच नहीं रखना पड़े। तो मेरे से कंसल्ट करने के लिए मेरा वेबसाइट है, मेरे क्लिनिक का वेबसाइट है www.salidentalclinic.com। इस पे आप खोलते हो तो हमारे बारे में जानकारी, यहाँ पे क्या काम होते हैं, और एक अपॉइंटमेंट सेक्शन है। अपॉइंटमेंट सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपको नाम, फ़ोन नंबर पूछेगा, और उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। वो डेट जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें टाइम स्लॉट्स आपको दिखेंगे कि कौन सा टाइम स्लॉट बुकड है, कौन सा अवेलेबल है। तो उस अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हो कि हाँ मेरे को आज इस समय में जा सकता हूँ, नहीं तो कल का ले लो, कल का डेट में चेक करो, खाली में भी मिल जाए, तो अकॉर्डिंगली ऐसे कर सकते हो। नहीं तो हमारे क्लिनिक का एक व्हाट्सएप नंबर है 9525050250। उस पर आप व्हाट्सएप में कुछ भी हाय, हेलो, ओके, बाय कुछ भी लिख के मैसेज छोड़ते हो, तो ऑटोमेटिक लिंक आता है अपॉइंटमेंट बुकिंग का। उस लिंक को भी खोलोगे तो सेम चीज़ मांगे, उसमें सारे डिटेल्स मांग के एक अवेलेबल टाइम स्लॉट दिखाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम स्लॉट बुक करके हमारे पास विजिट कर सकते हो। आपकी ओपीडी फी कितनी है 250 रुपीज़ पर पर्सन? पर पर्सन। मेरो भारतम के लिए आपका क्या मैसेज है? आप लोग बहुत अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हो। मेरे हिसाब से आप लोग का मोटिव इसमें ये है, अवेयरनेस जो है, मेडिकल अवेयरनेस या जैसा भी, वो आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस दूंगा और कहूँगा कि अच्छे तरीके से अच्छे चीज़ों को अच्छे जगह पे पहुंचाओ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
तो फिर कभी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम।